ठीक है बेटा, देखो मोस्टली मैं ट्राई करूंगी आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है आज आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा जो आपका डोमेन है उसमें 11th के 2 यूनिट्स आ रहे। ठीक है, 11th क्लास के आपके 2 यूनिट्स आ रहे हैं, जिसको नहीं पता, वन इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो आपका फर्स्ट यूनिट आपने माइक्रो में पढ़ा था, और सेकेंड यूनिट आपका 11th क्लास का आ रहा है कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। ये बहुत बड़ा यूनिट है बेटा, इसमें अगर आपको याद हो तो आपने 11 में यूटिलिटी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, तो 11th के हमारे पास 2 यूनिट्स पूरे के पूरे आ रहे, और 12th के आपके सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, इंडियन इको के भी और मैक्रो के भी, एक्सेप्ट इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर बेटा, उसको छोड़ के। इंडियन इको का जो फर्स्ट चैप्टर था वो था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस चैप्टर को छोड़ के बाकी सब कुछ आ रहा है। तो मैं आपको स्टार्टिंग बेटा यहाँ से करा रही हूँ, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट आपके वैसे भी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, वैसे यादों ने ऑनलाइन किया था, तो मैं 11th के कॉन्सेप्ट से पहले आपको स्टार्टिंग कराऊंगी सारी की सारी, फिर हम 12th को आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, जितना भी मटेरियल होगा बेटा इसका मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, एमसीक्यू बहुत सारे में मैंने बना लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको मैं आधे क्लासेस में भी कराऊंगी, आधे आपको होमवर्क में भी दूंगी। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, अगर आपने सेम डे नहीं करे तो नेक्स्ट डे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, इतना टाइम नहीं है फिर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, मैं अपना सिलेबस आराम तरमी से आपको सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने, देखो इतना लर्निंग का कोई जरूरत नहीं, आपको पॉइंट सारे पता होने चाहिए और इसका मीनिंग क्या है वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 45 मिनट्स का टाइम है, आपने 40 क्वेश्चन कवर करने हैं और आपके नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, तो आपने ये चीज ध्यान में रखना, जो भी ऑप्शन टिक करोगे सोच समझ के करना। ठीक है, तो आज बेटा जो आपका 11th का पोर्शन था मैं आज आपको वहां से स्टार्ट करा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना बेटा देखो मैंने क्या करा है, आपके इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर जितने भी 20 मेन पॉइंट है ना उन सबको सम अप करके आपको एक समरी फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूँ। मतलब ये 20 पॉइंट मैं आपको बोलूंगी कि इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आए। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे समझा रही, तो समझने का ट्राई करना। बाकी एक रजिस्टर सभी अपने साथ लेके बैठेंगे, जहां पे जो चीज मैं बोलूंगी चलो ये ऐड कर लो, ठीक है, या फिर ये नहीं करना है तो वो आप मेरे साथ साथ कर लोगे बेटा। ठीक है, जो ऑनलाइन में बच्चे हैं बेटा इनको इनकी पीडीएफ सेंड की जाएगी, यहाँ पे जो बच्चे उनको प्रिंट आउट अभी मिल जाएगी। ठीक है, तो संदीप सर प्रिंट आउट भिजवा दो प्लीज। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना बेटा देखो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर करके। ठीक है, एक एक पॉइंट करके स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ना सबसे पहली चीज तो हमारे पास आती है इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हो यार, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज आती है, इनको एक एक दे दो रतन भैया। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जिसको नहीं पता तो वो लिख लेगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा, ये पहला एमसीक्यू आपके पास पूछा जा सकता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स लिख लेना बेटा, एड ऑन कर लेना रजिस्टर में, अच्छा सा इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालो, बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको लिखवाऊंगी साथ साथ। तो इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ था, और एडम स्मिथ ने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ठीक है, जो कि वेल्थ से रिलेट करती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स देखो बेटा इकोनॉमी में क्या होता है, दो तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड इन द इकोनॉमी। एक एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी, जो पैसे से रिलेट करती है बेटा, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग मनी, लाइक रिलीजियस एक्टिविटी होगी, चैरिटेबल एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, वैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बट एडम स्मिथ का ये कहना था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, एनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो इकोनॉमिक्स चाहे आप 11th की पढ़ो चाहे 12th की पढ़ो बेटा, ठीक है, हमने हमेशा पैसे से रिलेट करा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वट एवर इज रिलेटेड टू मनी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली चीज हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ है बेटा, और एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ कौन सी एक्टिविटी से डील करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब दूसरी चीज आपने ये ध्यान में रखनी है बेटा कि इकोनॉमिक्स के अंदर ना प्रोडक्शन में 4 ही रिसोर्सेज यूज होते हैं। आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि देर आर 4 रिसोर्सेज विच आर यूज इन प्रोडक्शन। आपको पता है कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, नाम बोलो। व्हाट आर द रिसोर्सेज? लैंड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। देर आर 4 रिसोर्सेज विच आर यूज इन प्रोडक्शन। वन इज लैंड, सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल, एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर।
तो कभी भी पूछा जाए कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्शन में लगते हैं, तो भाई 4 ही होते हैं, इसके अलावा और नहीं बोलना, मशीन, रॉ मटेरियल, ये सब, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 रिसोर्सेज यूज होते हैं। जो हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये पूरा चैप्टर ये रिसोर्सेज के एडजस्टमेंट से रिलेट करेगा। इकोनॉमी में बेटा ये 4 रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, और ये चारों के चारों रिसोर्सेज ना लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब, सपोज करो मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है बेटा, तो क्या मैं उसको खींच के बड़ा कर सकती हूँ? नो। ठीक है, इसलिए हमें इकोनॉमी में बेसिकली क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। तो जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, ये हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस विच स्टडीज हाउ सोसाइटी चूजेस द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स सारी की सारी चॉइस पे डिपेंडेंट होती है, एक मेन वर्ड है। आप आगे पढ़ोगे कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस हमें क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब हर बंदे का एग्जांपल ले बेटा, तो हर बंदे के पास पैसा भी लिमिटेड है। ठीक है, वो घर बैठे बैठे चाहे कि डबल हो जाए तो ऐसा तो नहीं होगा। हर बंदे के पास लैंड भी लिमिटेड है, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बेटा ये चॉइस से रिलेट करेगी। और चॉइस क्यों करनी पड़ती है? दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। तो ये तो जस्ट हमने इंट्रो ही पढ़ा है बेटा। ठीक है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरा ये पढ़ोगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को पढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा चॉइस से डील करेगी बेटा, और चॉइस इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड। आगे बढ़ते देखो। ठीक है, स्कार्सिटी किसे कहते हैं? स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है बताओ? शॉर्टेज। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, स्कार्सिटी बिल्कुल ठीक है। और इकोनॉमी को बेटा 2 लोग चलाते हैं, वन इज कंज्यूमर एंड अदर इज प्रोड्यूसर। ठीक है, पूरी इकोनॉमी एक सर्कल में चलती है। अब प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन, कंज्यूमर उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करता है, फिर इसका पैसा इसके पास जाता है, फिर ये प्रोडक्शन करेगा, फिर ये कंज्यूम करेगा। तो इकोनॉमी एक सर्कल में चलती है, ध्यान में रखना। तो स्कार्सिटी इकोनॉमी में कब होती है बेटा? अब कंज्यूमर का काम क्या है? डिमांड करना। प्रोड्यूसर का काम है सप्लाई करना। अब मुझे सोच के बताओ बेटा, स्कार्सिटी कब होगी? जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई डिमांड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन वेयर सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज लेस देन इट्स डिमांड। जब भी डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो इट मे लीड टू व्हाट? स्कार्सिटी। ठीक है, दोनों टर्म्स क्लियर हो गई। तो इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहले पढ़ोगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और चॉइस क्यों करनी पड़ती है दिमाग में रख लेना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। और अगर पूछे कितने रिसोर्सेज हैं, कितने हैं भाई? 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेम्परेचर। चारों लिमिटेड है, इसलिए वी हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, स्कार्सिटी हमें पता चल गया क्या होता है, कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। तो लिमिटेड सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड इज नोन एज स्कार्सिटी। ठीक है बेटा, ये चीज भी क्लियर हो गई। ठीक है, हम मेन टॉपिक अभी कर रहे हैं बेटा कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, अभी इसको एक्सटेंड भी करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। अब ये दिक्कत आप पढ़ोगे, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? अब 2 मिनट के लिए ना सभी, हर कोई सामने कॉन्सेंट्रेट करके सारी चीजें समझेगा। ठीक है, देखो इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम में डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, पहले हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। और अभी मैंने आपको बताया चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ भी बोलो, दे बोथ आर सेम। ठीक है, तो इकोनॉमी में रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ चॉइस। तीसरी चीज, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? मल्टीपल यूजेस है, इसलिए भी हमें चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसको देखो, 3 कीवर्ड मैंने यूज करें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम। इकोनॉमी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें हर चीज में चॉइस करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों को करनी पड़ती है, अभी आपको भी करनी पड़ रही है कि आप कौन सा कोर्स आगे चूज करोगे, वैसी गवर्नमेंट को भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इकोनॉमी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, दूसरा रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है। अब रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस का मतलब सबसे बड़ा रिसोर्स होता है लैंड। अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्कूल। मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, मैं उसमें स्कूल भी बना सकती हूँ, बिल्डिंग भी बना सकती हूँ, हॉस्पिटल भी बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। मल्टीपल यूजेस है, बट वी हैव टू मेक अ व्हाट? चॉइस। बनेगी तो एक ही चीज।
तो रिसोर्सेस के दो फीचर होते हैं बेटा, दिमाग में रखना। एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और दूसरा रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। लिखो अब अपने रजिस्टर में फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। शुरू करो, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे। नहीं, ये कुछ नहीं बनाना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली गिवन है बेटा पीडीएफ में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, आप आगे लिखोगे फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कौन कौन से फीचर होते हैं? तो रिसोर्सेज के दो ही फीचर हैं बेटा, कि एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और दूसरा रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के सिर्फ दो फीचर होते हैं। एक तो रिसोर्सेज, ऑप्शन में ध्यान में रखना है एमसीक्यू में, रिसोर्सेज के सिर्फ दो फीचर है बेटा, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, दूसरा रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो अब मैं आपसे पूछने वाली हूं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग व्हाट, चॉइस अमंग लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बस, ठीक है। तो रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है, दूसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस है, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर होगी। तो अभी मैंने आपको 3 फंडे क्लियर कराए बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर। इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, चॉइस की दिक्कत से डील करती है। ठीक है, चॉइस की दिक्कत क्यों अराइज होती है भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट रिसोर्सेज के दो फीचर है, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं, दूसरा रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। इकोनॉमी में स्कार्सिटी क्यों होती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, दैट इज व्हाई इट मे लीड टू स्कार्सिटी। ठीक है, अब मैं आगे आपको बता रही हूं बेटा कि ये चॉइस की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। हेडिंग डालो अपने रजिस्टर में, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेज है, हेडिंग डालोगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डाल दी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप सभी को समझ आ गई है कि क्या होती है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव कौन से यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूज। अब मैं आपको बता रही हूं कि यार ये चॉइस की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसके क्या क्या कॉजेज। हमें कुछ लर्न नहीं करना, हमें सिर्फ हेड पॉइंट पता होनी चाहिए, कोई पैराग्राफ तो पढ़ना नहीं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी चॉइस की प्रॉब्लम। चॉइस की प्रॉब्लम का सबसे पहला कॉज बेटा ये होता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। एग्री करते हो, यस और नो? यस, यस मैम, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जैसे मुकुल कह रहे हैं कि मैम फिर भी 6th क्लास में मेरी एक बंदी थी, ठीक है, और अब तो छोड़ गई है, ठीक है, तो मेरी वांट्स मल्टीप्लाई होती जा रही है, ठीक है एक के साथ एक और ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ व्हाट, चॉइस। इसलिए हमें चॉइस करनी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चॉइस की प्रॉब्लम है बेटा। इसका पहला कॉज इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा कॉज आपने पढ़ा हुआ है बेटा, रिसोर्सेज के दो फीचर होते हैं। बताओ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव लिमिटेड ऑल्टरनेटिव यूज। बस, लिमिटेड यूजेस। वेरी गुड। तो सेकंड कॉज बेटा रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, और तीसरा कॉज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज। बस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 कॉजेज है। हाँ, जो डेफिनेशन में थे यार वही कॉजेज, बस एक एड ऑन हो गया है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर हो गई है पूरी। ठीक है, हमने डिटेल में कर ली बेटा, ये ध्यान में रखना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम मेकिंग चॉइस अमंग लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। कितने कॉजेज? 3। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बस, ठीक है। स्कार्सिटी आपको पता चल गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता चल गई, क्या क्या कॉजेज है आपको ये तीनों चीजें पता चल गई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, गिवन है बेटा। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स गिवन है, इनको एक्सटेंड मैं आपको रजिस्टर में करा रही हूं ताकि अपने हाथ से लिखोगे तो याद रहेगी। ठीक है, टॉपिक्स यही हैं सारे के सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं सेंटर प्रॉब्लम। अब पहली चीज तो बेटा ये ध्यान में रखना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंटर प्रॉब्लम में डिफरेंस होता है। पहले मुझे आप बताओ, ऑनलाइन में जितने भी हैं पहले ये बोलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन में बेटा जितने भी हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर है? धनेश, काशवी, मिष्टी, श्रेया, उद्यान, क्लियर है बेटा? यस मैम, वेरी गुड। ठीक है, अब हम करते हैं सेंटर प्रॉब्लम। अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर है ना बेटा, तो आपको सेंटर प्रॉब्लम भी डेफिनेटली क्लियर होगी। कैसे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग कौन से रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव कौन से यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूज। यही पढ़िए। अब हमें बनाना है यार सेंटर प्रॉब्लम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन में ये वाली लाइन हटा दो। सेंट्रल प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। लिखो अपने रजिस्टर में, सेंट्रल प्रॉब्लम के हेडिंग डालो,
प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। सेंट्रल प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ना देखो स्कार्सिटी से रिलेट नहीं करती, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेट नहीं करती, ठीक है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। लिख लिया बेटा सभी ने सेंट्रल प्रॉब्लम। अब इसको समझो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम दो चीजों से डील कर रही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये कह रही है कि भाई एक तो रिसोर्सेज कम है इसलिए चॉइस करनी पड़ रही, दूसरा कह रही है मल्टीपल यूजेस है इसलिए चॉइस करनी पड़ रही। बट सेंट्रल कहती है कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी में मल्टीपल यूजेस होते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ व्हाट चॉइस। तो ये दिमाग में रखना, जब भी सेंट्रल प्रॉब्लम पे एमसीक्यू आएगा बेटा तो सेंट्रल कभी भी स्कार्सिटी से डील नहीं करेगा, सेंट्रल हमेशा मल्टीपल यूजेस से डील करेगा। तो अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आता है या कुछ भी आता है, जब भी गिवन होगा ना कि रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे मैंने अभी दिया कि लैंड पे बिल्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है, स्कूल भी बना सकते हो, तो सिर्फ आप इससे डील कर रहे हो तो ये कौन सी प्रॉब्लम होगी, सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर आप एड ऑन कर रहे हो कि भाई मेरे पास लैंड भी कम है और लैंड के मल्टीपल यूजेस भी है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम बनेगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट? तो ध्यान से एमसीक्यू पढ़ के आंसर करना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अब इकोनॉमी में होती है बेटा 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, छोटे छोटे नोट्स बनाओ अपने हाथ से लिखोगे क्लियर रहेगा, ठीक है। हेडिंग डालो बेटा टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। जो मेन चीजें आती है ना, मैं आपको सिर्फ उतना लिखवा रही हूं बेटा जिसपे एमसीक्यू बनेगा। 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी कौन सी थी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बिल्कुल करेक्ट, For whom to do. करेक्ट है बेटा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम है। जैसे हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तो कॉजेज पढ़े, ये आप एमसीक्यू आंसर ध्यान से करना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कोई टाइप्स नहीं होते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज होते और सेंट्रल प्रॉब्लम के टाइप्स होते। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब सबसे पहली चीज तो व्हाट टू प्रोड्यूस देख के पता चल रहा है क्या प्रोडक्शन करे। तो इकोनॉमी के पास ना बेटा 4 चीजें होती है जिसमें इकोनॉमी ऑप्शन लेती है, ठीक है। पहला इकोनॉमी चूज करती है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, या तो वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगी या फिर वो प्रोड्यूसर गुड्स बनाएगी। सेकेंड ऑप्शन हर इकोनॉमी लेती है बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर गुड्स, या तो वो सिविल गुड्स बनाएगी लाइक क्लोथ्स वगैरह, या फिर वो वॉर गुड्स बनाएगी, ठीक है, गन्स, टैंक्स, ये सब चीजें आ गई। तो सेम ही होता है बेटा, दोनों सेम कैटेगरी, बट डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, कंज्यूमर को प्रोड्यूसर गुड से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड जो हम यूज करते हैं बेटा, ब्रेड बटर सब आ गया। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं, मशीन, टूल, इक्विपमेंट, ऐसे आ गए। वैसे सिविल को डिफरेंशिएट करते हैं वॉर गुड्स के साथ। तो हर इकोनॉमी, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं तो इजराइल बेटा वॉर गुड्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है, पाकिस्तान वैसे पैसा बिल्कुल नहीं है बट मांग मूंग के किस में इन्वेस्ट करता है, वॉर में ही करता है। और इंडिया की आबादी बढ़ती जा रही है तो इंडिया इनमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, सिविल गुड्स में, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी कि वो कौन से गुड में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ना ऐसे लगा के 4 बना देना भाई कि हमारे पास 4 ऑप्शन, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड, और सेकेंड ऑप्शन है बिटवीन सिविल गुड्स एंड वॉर। और व्हाट टू प्रोड्यूस अगर ये मैं पूरा बोलूं ना बेटा, तो व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करने के बाद हर इकोनॉमी डिसाइड करती है दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी। सपोज करो जैसे इंडिया है बेटा, इंडिया ने डिसाइड करा है कि भाई हमें कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाने, उसके बाद इंडिया ये डिसाइड करेगी किस क्वांटिटी में बनाने। 140 करोड़ आबादी है तो उसके अकॉर्डिंग बनाने, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का ही सब पार्ट है व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस, ये ध्यान में रखना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ये इसी का सब पार्ट है, कई बार एमसीक्यू में ट्विस्ट करके आता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में पहले आप देखोगे कौन सा गुड बनाना है, फिर आप देखोगे किस क्वांटिटी में बनाना है। तो कभी भी आएगी ना कि भाई आप सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी कर रहे हो तो वो कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है, तो कौन सी है भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्वांटिटी भी हम इसी के अंदर डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के, ठीक है। तो छोटे छोटे नोट्स बना लो बेटा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में 4 ऑप्शन है और क्वांटिटी भी इसी में डिसाइड कर, ठीक है। ये चीज क्लियर मैम ये टाइप सेंट्रल प्रॉब्लम्स के है ना? हाँ बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम के टाइप। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी 4 ऑप्शन लेती है बिटवीन कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड, सिविल गुड, वॉर गुड। उसके बाद डिसाइड करती है दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी,
अब देखो इस बार के जितने सैंपल पेपर आ रखे ना सीयूईटी के, उसमें एक क्वेश्चन बहुत बारी आ रखा है, हर सेंटर प्रॉब्लम का आपको गाइडिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, और ये आप हेडिंग डालो व्हाट टू प्रोड्यूस के गाइडिंग प्रिंसिपल। अभी मैं अभी आपको व्हाट टू प्रोड्यूस ही करा रही हूं, पहली सेंटर प्रॉब्लम बता रही हूं व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मैं आपको इसका गाइडिंग प्रिंसिपल बता रही हूं बेटा कि व्हाट टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस जो दिक्कत है ना, इसका सारा फोकस किसके ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि कंज्यूमर बनाने हैं या फिर प्रोड्यूसर बनाने, तो ये कैसे करती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल ये होता है बेटा कि हम उन गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जिससे यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। अब मुझे पहले बताओ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज यूटिलिटी। वेरी गुड, ठीक है, याद है 11th का। यूटिलिटी मीन्स सैटिस्फैक्शन, जिसको याद नहीं है यूटिलिटी का मतलब सैटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमी कौन से गुड्स बनाएगी, विच जनरेट मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी, इसका गाइडिंग प्रिंसिपल ये है। लिखो व्हाट टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल, दोस गुड्स शुड बी प्रोड्यूस विच जनरेट मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी। ठीक है, छोटे छोटे बेटा अपने हाथ से बनाओ, भूलोगे नहीं फिर। दोस गुड्स शुड बी प्रोड्यूस विच जनरेट मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी। जिसको नहीं समझ आ रहा भाई, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल और यूटिलिटी का मतलब होता है सैटिस्फैक्शन। तो लाइक अगर इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है कंज्यूमर गुड्स बनाएगी, तो वो उन कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिससे सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिले। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही तो लिकर भी आता है, टोबैको भी आता है, ठीक है, बट हम वो बनाएंगे भाई जिससे सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तो जैसे अब आपने ये पूरा पढ़ लिया है फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटर प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर हो गई। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में कितने ऑप्शन थे, 4। फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, सेकंड बिटवीन सिविल गुड्स एंड, उसके बाद हमने ये भी डिसाइड करा कि दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी। फिर हमने गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, कि जहां पे भी दिमाग में रखना बेटा, एमसीक्यू में अगर सैटिस्फैक्शन वाला गाइडिंग प्रिंसिपल मेंशन है ना, तो कौन सी टाइप की सेंटर प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है ये एमसीक्यू में, ट्विस्ट को। ठीक है, तो हम पहली सेंटर प्रॉब्लम पढ़ चुके, अब आते हैं सेकंड सेंटर प्रॉब्लम। सेकंड सेंटर प्रॉब्लम की हेडिंग डालेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये बहुत आसान सेंटर प्रॉब्लम है बेटा, देख के ही पता चल रहा है कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए। तो प्रोडक्शन करने के लिए लगती है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी की चॉइस की प्रॉब्लम है। ठीक है, कौन सी टेक्निक आप यूज करो। तो 2 टेक्निक्स होती है बेटा जो प्रोडक्शन में लगती है, आपको पता होगा, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अदर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। याद है आपको, लेबर इंटेंसिव कौन सी होती है, इन विच मोर लेबर इज यूज्ड, बिल्कुल करेक्ट है, एंड लेस कैपिटल का मतलब मशीन होता है। जहां पे लेबर ज्यादा होगी कैपिटल कम होगी, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, जहां पे कैपिटल ज्यादा होगी लेबर कम होगी, ठीक है, उसे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। ठीक है भाई, तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस भी एमसीक्यू केस बेस में टेक्नोलॉजी में चॉइस आएगी तो कौन सी टाइप ऑफ सेंटर प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। और दिमाग में रखना भाई, 2 ही टेक्नोलॉजी है, लेबर से यूज करोगे या तो मशीन यूज करोगे, तो लेबर इंटेंसिव हो गई और जो कैपिटल इंटेंसिव। अब आपको मैंने बोला है कि भाई गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर पढ़ना है, ऐसा एमसीक्यू बहुत बारी पेपर में आया हुआ है, ठीक है, जितने भी इस बार के सैंपल पेपर। तो इस हाउ टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल अगर मैं आपसे पूछूं, गतिक से पूछ रही हूँ, गतिक कौन सी टेक्निक यूज करेगा दोनों में से, कौन सी टेक्निक मैं को ऑफर कर रही हूँ, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव, कौन सी यूज करेगा, क्यों, क्या ज्यादा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में पहुंच गया तो कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा मशीन लगेगी और लेस लेबर लगेगी, और लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा लगेगी लेस मशीन लगेगी। मुकुल तो बोल, डिपेंड करता है। सीमांतिका, लेबर। धनेश, काशवी, मिष्टी, श्रेया, उद्यान, आंसर करो, कौन सी टेक्निक यूज करोगे, मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ दोनों। बिजनेस के साथ कैपिटल मैम, आई बिलीव दोनों ही जरूरी हैं। दोनों ही जरूरी है। बेटा इंडिया ज्यादातर प्रेफर करती है लेबर इंटेंसिव, ठीक है, वाई, क्योंकि लेबर इज अवेलेबल इन अबंडेंस, इंडिया में तो बहुत सारी लेबर है और वो अनएम्प्लॉयड, दैट इज वाई हम ये प्रेफर करते हैं। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे आंसर नहीं करते कि भाई हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे,
इस प्रॉब्लम का गाइडिंग प्रिंसिपल हम वो टेक्निक यूज करेंगे वेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, जहां पे खर्चा कम होगा। समझ आई? अब बेटा आपको जिसकी कॉस्ट कम पड़ेगी आप वो टेक्निक यूज करोगे ना। अगर आपको लेबर चीपर मिल रही है तो आप लेबर यूज करोगे, मशीन चीपर पड़ रही है तो मशीन यूज करोगे। तो इस प्रॉब्लम का गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट टेक्निक शुड बी प्रेफर्ड वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, जहां पे खर्चा कम। ठीक है, क्लियर होगी दोनों की दोनों? तो व्हाट टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल ये था बेटा कि जहां पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी वो गुड्स बनाएंगे, और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि हम वो टेक्निक यूज करेंगे जहां पे सस्ता हमें सामान पड़े। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है बेटा, तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी हम उस टेक्निक को यूज करें। क्लियर होगी दोनों टेक्निक? मैं पूछूंगी अभी आपसे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो हम तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये ना सबसे आसान लगती है और सबसे ट्विस्ट होके एमसीक्यू इसी पे आएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस ये देखने में लगती है कि यार किसके लिए प्रोड्यूस करें, बहुत आसान है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। फॉर होम टू प्रोड्यूस का जो डेफिनेशन है ना, जो देख के लग रहा है वो ऐसा कुछ नहीं। पहले तो इसमें ये देख के हमें पता चल रहा है कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर रिच सेक्शन और टू प्रोड्यूस फॉर पुअर सेक्शन। मिडल वाला तो बेचारा कहीं पे काउंट ही नहीं होगा। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम पहले तो ये देखेंगे कौन से सेक्शन के लिए गुड्स बनाए, या तो रिच के लिए बनाए या फिर पुअर के लिए बनाए। तो इन दोनों में ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो हो गया। अब आपको पता है, अच्छा जो भी आप कंज्यूम करते हो ना, ठीक है, अभी आप जो भी खा पी रहे हो किस पे डिपेंडेंट है? तुम कमा रहे हो, फिर सही बोला है तुमने। कंजप्शन इज कंजप्शन। किस पे डिपेंडेंट है कंजप्शन? पापा मम्मी की इनकम पे। तो वट एवर इज कंज्यूम बाय अस इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। हम जो भी खाते पीते भाई खर्चा करते हैं, इनकम पे डिपेंडेंट है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस ना बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है। ये तो फालतू की कहानी है कि रिच के लिए बनाओ पुअर के लिए बनाओ, बट फॉर होम टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है, क्योंकि जो भी हम खाएंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। अब ये ध्यान में रखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे एमसीक्यू बन सकता है। इनकम के दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वन इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, हाँ जी, और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इनकम के दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मुकुल सामने देखो, और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको कैसे करेक्ट करना बेटा, हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बोला इनकम के दो डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्सनल और फंक्शनल। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग व्हाट पर्संस। इनकम को पर्संस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट आपको पता है क्या कहती है कि यार रिच और पुअर में इनकम का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? इक्वल। इसके लिए गवर्नमेंट रिच पे क्या लगाती है? टैक्सेस, और पुअर को क्या देती है? तो ये वाला अगर केस पूछा जाए तो वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा? पर्सनल। समझ आया? एमसीक्यू ऐसे करके पूछा जा सकता है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग पर्संस। ठीक है, इनकम को पर्संस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जिसकी हेल्प से हमने प्रोडक्शन किया। अच्छा, किसकी हेल्प से प्रोडक्शन किया हमने? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या आपको फ्री में लैंड मिलती है? फ्री में लेबर, फ्री में पैसा, फ्री में एंटरप्रेन्योर? नहीं। तो इनको हम पे करते हैं। लैंड को क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ओनर को प्रॉफिट। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन किया है ना यार, उनमें भी तो आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और लैंड की इनकम क्या है? रेंट। लेबर की इनकम वेजेस, कैपिटल की इनकम इंटरेस्ट, ओनर की इनकम इज प्रॉफिट। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन आप दिमाग में रखना बेटा, एमसीक्यू में ध्यान में रखना। जब भी पर्संस में आप इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। तो ये गलत नहीं करना, सोच समझ के करना। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है, और इनकम के दो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिए, पर्सनल, फंक्शन। समझ आ गया? अब तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मींस हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग पर्संस। रिच और पुअर में कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट करें, बोल बता। हाँ, क्योंकि फंक्शनल का मतलब इकोनॉमी ये चार की वजह से चलती, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनको कैसे हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग पर्सन इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन,
और इनकी इनकम बेटा ऐसे लगाओ ना दिमाग में कि इनकी इनकम ये, तो इनकी इनकम हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अमंग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया भाई? ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके गाइडिंग प्रिंसिपल। ये तो बहुत जरूरी है भाई, तीनों के गाइडिंग प्रिंसिपल है मेरे साथ में, दूंगी बेटा 10। अब आते बेटा गाइडिंग प्रिंसिपल। देखो मैंने आपको बोला सेटिस्फैक्शन से रिगार्डिंग गाइडिंग प्रिंसिपल लिखा हो तो कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम लगेगी? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए तो कौन सी लगेगी? हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, और ये बेटा डील कर रही है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि इनकम का आप डिस्ट्रीब्यूशन वैसे करोगे। अब देखो लेबर को आप उतनी वेजेस दो जिससे लेबर सेटिस्फाइड रहे, लैंड को उतना रेंट दो कि ओनर खुश रहे, ओनर को उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए कि जिससे उसके खर्चे चलते रहे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, लिखो हेडिंग लिखो, गाइडिंग प्रिंसिपल के हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सच दैट, distribution should be such that maximum wants of each individual is satisfied. Maximum wants of each individual is satisfied. Each individual का मतलब कि इकोनॉमी में बेटा रिच में जितने सेक्शंस आते हैं, जितने लोग रिच सेक्शन में आते हैं उनकी वांट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, पुअर में जितने लोग आ रहे हैं उनकी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जितनी लेबर है उसको उतनी वेजेस दो जिससे उसके खर्चे निकलते जाए। तो हर इंडिविजुअल की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना चाहिए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करते, कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बेटा बोलो, क्वेश्चन पूछना है बोलो बेटा। मैम। अगर गाइडिंग प्रिंसिपल में मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस के गाइडिंग प्रिंसिपल में यही सेम क्वेश्चन मतलब मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर पूछा जाएगा तो हम क्या मतलब आंसर बेटा करेंगे? वैसे जब भी कंपैरिजन करते हैं ना फॉर होम टू प्रोड्यूस में श्रेया, तो रिच और पुअर में कंपैरिजन होता है। जैसे गवर्नमेंट बजट भी बनाती है तो कहीं मिडल को काउंट करती है श्रेया? नो मैम, नहीं करती ना, तो मिडल बेचारा कहीं नहीं आता बेटा। टैक्स भी लगाए जाते हैं तो रिच पे, सब्सिडी दी जाती है तो किसको? पुअर को। तो मिडल को तो कहीं काउंट ही नहीं करती, तो मिडल वाला कहीं नहीं आएगा बेटा। ठीक है, हाँ। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल बेटा मैं देखो मैंने बोला ईच इंडिविजुअल, हर बंदे की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा। ठीक है, ऐसा आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गई? तो आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता चुके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कितने कॉजेस थे? 3। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव। बिल्कुल करेक्ट। और सेंटर प्रॉब्लम भी बेटा 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू। हाउ टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, यूटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो व्हाट टू प्रोड्यूस। और हर इंडिविजुअल की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस इज फॉर होम टू। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो आप सेंटर प्रॉब्लम बिल्कुल डिटेल में कर चुके हो। ठीक है, आपको इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये मैं सब आपको बेटा आज पीडीएफ फॉरवर्ड करेंगे ना सर, उसमें सब ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाँ बनाएंगे बेटा सर। अब ये देखो सर, मेरी क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं फिर। हाँ मैं बुला लूंगी। देखो बेटा, अब ये छोटी सी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। जिस भी चीज के थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, सस्टेन कर पा रहे हैं, दैट इज एन इकोनॉमी। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, इतना स्ट्रेस नहीं देना, इस पे कोई एमसीक्यू नहीं बनता। ठीक है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग, लाइवलीहुड चला रहा है तो दैट इज एन इकोनॉमी। तो जस्ट रीडिंग करनी है, इस पे कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना, कोई ट्विस्टेड एमसीक्यू इस पे नहीं बनता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं आपको बता चुकी हूँ, इकोनॉमी में 2 ही एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी। बट अगर ये पूछा जाए एमसीक्यू में कि इकोनॉमिक्स किससे डील करती है तो क्या बोलोगे? हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी से डील करती है अगर मैं पूछूं तो इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करती है। या एमसीक्यू में गलत मत कर देना, कई बोथ कर देते। पढ़ी हमने 2 एक्टिविटीज हैं, बट इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करती है। ठीक है, एनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये दिमाग में भर लेना भाई प्लीज। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डील्स विद ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में पढ़ी। माइक्रो इंडिविजुअल से डील करती है, मैक्रो पूरी इकोनॉमी से डील करती है। ठीक है, माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल, मैक्रो डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी से डील करती है। किसी भी एमसीक्यू में सिंगल बंदे की बात हो रही है तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन कितना है तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गई। इकोनॉमी में पूरी जितनी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज वर्ड यूज हुआ है, इंडस्ट्रीज यूज हुआ है, तो इट बिकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल, मैक्रो डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, माइक्रो के बेटा दो ही टूल्स होते हैं, वन इज डिमांड एंड अदर इज सप्लाई। जो आपने 11th क्लास में मेन दो चैप्टर्स पढ़े थे, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों माइक्रो के टूल्स हैं। मैक्रो में दोनों चीजों के आगे एग्रीगेट लग जाता है। ये आपने अभी 12th में पढ़ा है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, तो उसके अंदर आपने पढ़ा है एडीएस, तो इट्स टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान में रखना, छोटी छोटी टर्म्स लिख लेना। तो माइक्रो इंडिविजुअल से डील करती है, मैक्रो पूरी इकोनॉमी से डील करती है। माइक्रो के टूल्स डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो के टूल्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो का मेन एम होता है बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन। ये लिखते रहना छोटा छोटा बेटा मेरे साथ साथ। माइक्रो का मेन एम प्राइस डिटर्मिनेशन है। माइक्रो इंडिविजुअल से डील करती है, तो दिमाग में रखना, कभी एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि भाई ये प्राइस डिटर्मिनेशन कौन सा प्राइस डिटर्मिनेशन। ये प्राइस डिटर्मिनेशन सिंगल प्रोडक्ट का है, कि एक कमोडिटी का गवर्नमेंट कैसे प्राइस फिक्स करती है, वो हमने माइक्रो में पढ़ा है। अब एक कमोडिटी का प्राइस फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, ना कंज्यूमर को लॉस होना चाहिए ना प्रोड्यूसर को। तो आपने पढ़ा ना इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पे होता है, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, आपने 11 में पढ़ा था। ठीक है, तो माइक्रो का मेन एम बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन है, ये दिमाग में रख। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का गवर्नमेंट कैसे प्राइस फिक्स। और मैक्रो का मेन एम जो है, आपने 12th में मैक्रो का वेटेज का सबसे ज्यादा चैप्टर था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यही इसका एक मेन एम होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। बेटा ये चीज दिमाग में रख लेना, इकोनॉमी तब अच्छे से चलेगी जब इकोनॉमी में पैसा होगा, नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं। तो मैक्रो ये कहती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, वाई बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। तो मैक्रो का मेन एम बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, दोनों चीजें इकट्ठी बढ़ेगी तो पूरी इकोनॉमी अच्छे से चलेगी, और मैक्रो पूरी इकोनॉमी से डील करता है, आपको पता है, इट डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो मैं अभी आपसे पूछूंगी माइक्रो के टूल्स क्या थे, ये डिमांड और सप्लाई, ये इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई है, दिमाग में रखना, और ये एग्रीगेट टोटल डिमांड टोटल सप्लाई। इसका एम था प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका एम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, पूरी कंट्री की इनकम बढ़े, पूरी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, अगर पूछा जाए बेटा माइक्रो का अदर नेम बताओ, तो इट्स अदर नेम इज प्राइस थियोरी। एमसीक्यू में ध्यान रखना कि जो उसका एम है वही उसका नाम है। तो माइक्रो का एम प्राइस डिटर्मिनेशन है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं। इसका एम इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन है, तो इसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, गड़बड़ तो नहीं करोगे इसके अंदर। ठीक है, मैं वेट कर रही हूं बेटा, जिसने जो लिखना है लिख लो, कंप्लीट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर। तो माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल, मैक्रो डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। टूल्स दिमाग में रखना, डिमांड सप्लाई है, उसके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो का एम प्राइस डिटर्मिनेशन, मैक्रो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन है, इसीलिए इसका अदर नेम प्राइस थ्योरी है, उसका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ऑनलाइन में बेटा किसी का वेट करना है तो बोलो। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो। मैम जो हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखते हैं, मतलब वो क्यों लिखते हैं, मतलब वो एक तरीके के इसलिए लिखते हैं श्रेया like, कि हर प्रिंसिपल का ना मेन फोकस किसके ऊपर। अब जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस है बेटा, ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस तो ये देख रही है कंज्यूमर बनाए या प्रोड्यूसर बनाए, बट वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर चॉइस कैसे करेगी, पहले उसको ये भी देखना पड़ेगा सेटिस्फैक्शन जहां पे ज्यादा मिल रही है ना, वो उस गुड को बनाएगी। हो सकता है मुझे प्रोड्यूसर गुड से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले एज कंपेयर टू कंज्यूमर, तो वो स्विच करेगी फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। तो गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब मैम वी कैन से कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स एक तरीके का सॉल्यूशन होता है। हाँ, सॉल्यूशन बोल दो बेटा, या इंपॉर्टेंस रेलिवेंस कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके मैम। मिष्टी क्या बोल रही? हाँ बेटा बोल। मैम फॉर होम टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था? बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सच दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड। लिख ले मिष्टी, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सच दैट
मैक्सिमम वांट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड। अब वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से डील कर रही है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हर बंदे की वांट अलग अलग सेटिस्फाई हो। लैंड को उतना रेंट दो जिससे लैंड को ओनर को खुशी मिल रही, ठीक है, लेबर को उतनी वेजेस दो जिससे लेबर खुश है, कैपिटल पे उतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि बैंक वाले भी खुश है। तो हर बंदे की अलग अलग बंदे की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये फॉर होम टू प्रोड्यूस कर। मुकुल डाउट है? व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो गुड बनाओ, हाँ, जहां से सेटिस्फैक्शन ज्यादा बने, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स। और कुछ मिस्टी, कोई डाउट है बेटा? और कोई? No, ma'am. ये रेस कर दो भाई सभी को। यस मैम। चलो, तो बेटा ये हम माइक्रो मैक्रो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, बट ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करती है, ध्यान में रखना। एनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कई बार आ जाएगा। अब बेटा ये इस चैप्टर का ना जो सबसे ट्विस्टेड क्वेश्चन बनेगा ना, वो पीपीसी के ऊपर बनेगा। सबसे टेढ़ा जो क्वेश्चन आएगा जिसमें आप फंस सकते हो, क्योंकि पीपीसी के क्वेश्चन में ना करंट अफेयर्स इन्वॉल्व होंगे। रशिया यूक्रेन की वॉर का पीपीसी पे इफेक्ट बताओ हमारी कंट्री, ठीक है ना, ऐसे करके। हाँ, और जैसे बजट में गवर्नमेंट ने इतनी योजनाएं बनाई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गति शक्ति योजना, उसका पीपीसी पे इफेक्ट बताओ। तो ये सारी जो रिसेंट करंट अफेयर्स की योजनाएं है ना बेटा, पीपीसी पे क्वेश्चन उस फॉर्म में आएगा। सबसे पहले तो पीपीसी को पीपीएफ भी बोला जाता है, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना एमसीक्यू में पीपीएफ आ गया तो ये कुछ अलग ही चीज होगी। पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एफ का मतलब फ्रंटियर होता है, और इसको पीपीबी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। अब तीनों नाम अपने दिमाग में भर लो भाई, पीपीसी, पीपीएफ, पीपीबी, तीनों आर सेम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोला हो, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोला हो, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना है कोई अलग दूसरे ग्रह का क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों सेम होते भाई, पीपीसी, पीपीबी, पीपीएफ, तीनों आर सेम, ठीक है। अब देखो पीपीसी होता क्या बेटा, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि पीपीसी में होती है शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। सबसे पहले तो हम नॉर्मल समझते हैं कि पीपीसी की कहानी क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन में ले रही हूं बेटा, फिर इसकी शिफ्टिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसका चैप्टर फिनिश करेंगे हम, ठीक है। पीपीसी इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, पीपीसी को ग्राफिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, सी की फुल फॉर्म क्या है? कर्व। तो कर्व को आप कैसे डिपिक्ट करते हो? ग्राफिकली करते, ठीक है। तो पीपीसी को हम कहते हैं भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पीपीसी क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन पीपीसी शो करता है। जो इकोनॉमी कैसे प्रोड्यूस करती है? गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। देखो प्रोडक्शन करने के लिए ना मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो रिसोर्सेस चाहिए, रिसोर्स के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, दूसरा टेक्नोलॉजी के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। पीपीसी कभी भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि कितने गुड्स में कॉम्बिनेशन शो करता है? सिर्फ दो गुड्स भाई। पीपीसी में कोई मल्टीपल गुड्स नहीं होते, सिर्फ दो गुड्स का कॉम्बिनेशन पीपीसी होता है, ठीक है। जो इकोनॉमी कैसे बनाती है, गिवन वर्ड मैंने यूज क्यों करा है? गिवन का मतलब कांस्टेंट होता है बेटा, ये छोटी छोटी टर्म्स दिमाग में रखना। गिवन मींस कांस्टेंट। इकोनॉमी में मान के चलते बेटा, ये पीपीसी की अजम्पशन है कि रिसोर्सेज हर बंदे के पास ना कांस्टेंट है। सपोज करो मैं कह रही हूँ कि अवनी के पास कितना पैसा है, तो भाई जितना है उतना ही, ना वो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ये मान के चलते कि रिसोर्सेज कांस्टेंट हो, कैपिटल कांस्टेंट है, लैंड को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है। ऐसे ये मान के चलते टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर गीतांश लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहा है तो वो लेबर ही करेगा, वो शिफ्ट होके कैपिटल पे नहीं आएगा। तो पीपीसी, अब देखो, अब आप कहोगे मैम कौन से दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है पीपीसी? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। तो भाई पीपीसी दो डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं ले रही हूं व्हीट, इट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, और एक मैं ले रही हूं गन्स, वॉर गुड्स है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या जो लेबर व्हीट बना रही है वो गन्स बना पाएगी? बट ऐसे दो गुड्स का रिलेशन कौन हमें समझाएगा? पीपीसी। पीपीसी कभी भी आपके पास आए ना बेटा एमसीक्यू ऑप्शन में भी, तो पीपीसी कभी भी दो कंज्यूमर गुड या दो कैपिटल गुड या दो सिविल गुड्स का रिलेशन नहीं होता, हमेशा दो डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं, बट रिलेशन को डिपिक्ट पीपीसी करता है, ठीक है। तो पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
विच इकोनॉमी प्रोड्यूसेस कैसे विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा ये दिमाग में रखना, रिसोर्स कभी चेंज नहीं होगा ना टेक्नोलॉजी चेंज होगी। ये पीपीसी अज्यूम करता है कि ना रिसोर्स चेंज होगा ना टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ठीक है, दोनों में से कुछ चेंज नहीं होगा। और गुड्स भी कितने बनेंगे, सिर्फ 2 ही बनेंगे, ठीक है। उसको हम ग्राफिकली डिपिक्ट करेंगे बेटा पीपीसी के, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी कहानी पीपीसी के बारे में बताई। अब एक छोटा सा 2 मिनट का और क्वेश्चन, तो इनका रिलेशन बताएगा, पर ये होगा ना। इकोनॉमी में बेटा वॉर गुड्स भी बनते, कंज्यूमर भी बनते, तो अब इकोनॉमी कैसे बनाएगी दोनों को, वो पीपीसी बताएगा। हाँ ऐसे करके बताए, क्योंकि रिसोर्सेज कम है ना, तो वो कहते हैं कैसे डिवर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ तुम्हें निकालने को भी ऑप्शन में दे सकता है ना, कि फाइनल आंसर दे रखा होगा, निकाल के बताना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे कौन सा ऑप्शन चूज करेगी, बताऊंगी अभी, ठीक है। तो पीपीसी की तो अभी जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन दी है बेटा। अब एमसीक्यू में आपके पास ना अजम्पशंस आ सकती है, बहुत इजी फंडा है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ अजम्पशन याद करने का। पीपीसी की 3 अजम्पशन है डेफिनेशन में से। पहली तो मुझे आप बताओगे कितने गुड्स आर प्रोड्यूस, 2, सिर्फ 2 ही बनेंगे, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं लेने। तो पीपीसी की पहली अजम्पशन ये है कि ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, सिर्फ 2 ही गुड्स बनेंगे, ये दिमाग में रखना। अब 2 चीजें मैंने गिवन अज्यूम करी थी, बताओ कौन कौन सी गिवन, रिसोर्सेज गिवन, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। तो सेकेंड अजम्पशन रिसोर्सेज आर गिवन, तीसरी अजम्पशन टेक्नोलॉजी इज गिवन। 3 हो गई अजम्पशन, ये तो डेफिनेशन में थी भाई जो मैंने आपको याद करा दी, बट 2 अजम्पशन पीपीसी की एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हाँ 2 और है, 5 टोटल अजम्पशन है पीपीसी, ठीक है। ये हाँ दोनों अलग अलग है, 3 अलग अजम्पशन हमने लिखी है, ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, रिसोर्सेज गिवन, टेक्नोलॉजी गिवन। अब पीपीसी की 2 अजम्पशन और याद करनी है बेटा, जो रिसोर्सेज की ही अजम्पशन है। पीपीसी मान के चलता है कि रिसोर्सेज जो है ना, नहीं, दे आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज को आप फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे, इसका मतलब यूज कर रहे, वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, पीपीसी ये मान के चलता है। फुली यूटिलाइज का मतलब क्या, बेस्ट, एफिशिएंटली का मतलब वेस्टेज नहीं कर रहे। तो पीपीसी ये मान के चलता है जो भी रिसोर्स है ना, वो आप फुली यूटिलाइज कर रहे हो, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो रही। वेस्टेज होगी तो वो पीपीसी का एग्जाम्पल ही नहीं होगा, ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये अजम्पशन करता है बेटा, ये अज्यूम करता है कि रिसोर्सेज को फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जितना पैसा वीट की प्रोडक्शन में लगेगा, क्या उतना गन्स की प्रोडक्शन में लगेगा? ज्यादा लगेगा, हो सकता है कम भी लगे, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। हो सकता है मैं वीट ज्यादा बना रही हूँ। अब जितनी लेबर वीट की प्रोडक्शन में लगेगी, क्या उतनी गन्स में लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है। तो लैंड भी उतनी नहीं लगेगी, लेबर भी नहीं लगेगी, कैपिटल भी नहीं लगेगी, एंटरप्रेन्योर भी नहीं लगेगा, ठीक है। 2 गुड्स में बेटा, ठीक है, अगर मैं जितनी लैंड बेटा वीट की प्रोडक्शन में लगा रही हूँ, क्या उतनी लैंड गन्स की प्रोडक्शन में लगेगी? नहीं लगेगी ना। हो सकता है कम लगे, हो सकता है वीट की प्रोडक्शन में तो ज्यादा लैंड लगेगी, ठीक है, गन्स की प्रोडक्शन में कम लगेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। इसको ध्यान से समझना, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। रिसोर्सेज दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। एक एग्जांपल देती हूं, देखो, अब मिष्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। मिष्टी रोज सुबह उठ के पहले बोलती थी इको 100, ठीक है। तो इसको पता है कि भाई नंबर इको में ही आ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट लिटिल लिटिल पढ़ने चाहिए, इसलिए डोमेन में भी इको लेके बैठी हो, ठीक है। ये चीज तुम्हें ठीक है, हंसने की बात नहीं है, ये चीज तुम्हें क्लियर है कि नंबर इको में आ सकते, ठीक है। गतिक, मुकुल सामने देखो, ठीक है। तो मिष्टी को भी ये चीज क्लियर है कि इको में नंबर आ सकते। अब इसने डोमेन में इको चूज करा, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, ठीक है। अब इसने अकाउंट सपोज करो चूज नहीं किया, मे भी करा हो, एग्जाम्पल ले रही हूँ, अकाउंट चूज नहीं करा, ठीक है। इसको पता है कि भाई मैं जितनी एफिशिएंट इको में हूं ना, वो दूसरी में उतने एफिशिएंट नहीं हो पाऊंगा। वैसी बेटा अगर मेरे पास 2 लेबर है, एक मुकुल है और एक गतिक है, ठीक है बेटा। तो अब मुकुल जो है वो वीट की प्रोडक्शन में जो है बिल्कुल एफिशिएंट है, वीट बोला है मैंने, ठीक है। और गतिक, जी से गन्स, ये ठाठा करने में फेमस है, ठीक है। गतिक जो है वो गन्स की प्रोडक्शन में बिल्कुल एफिशिएंट है,
अब मैं इनको स्विच कर रही हूँ, गतिक को कह रही हूँ भाई तू चले जा वीट बनाने, मुकुल को कह रही हूँ तू बना गज, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कितने गुड्स, 2 गुड्स। रिसोर्सेज दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट है। ये वाला बंदा इधर जाएगा ना तो वेस्टेज करके आएगा। कोई भी रिसोर्स ले ले बेटा, चाहे वो पैसा ले ले, चाहे लैंड ले ले, नहीं पैसा भी हो सकता है। क्यों? अगर बेटा आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप दिमाग लगा के करते हो, सोच समझ के, आपको उस चीज की नॉलेज होती है। बट अचानक मैं कोई और प्रोजेक्ट दे दूंगी, वहां पे लगा लेगा तो प्रॉफिट होगा नहीं। तो कोई भी रिसोर्स है ना बेटा, वो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ 2। तो 5 अजम्पशन किसी से भी पूछूंगी। अब याद कैसे करनी है, 3 तो डेफिनेशन में, 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, रिसोर्सेज गिवन, टेक्नोलॉजी गिवन। रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज, फुली एफिशिएंट, बट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ 2। ठीक है बेटा, अब कल की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, विद एमसीक्यूज करेंगे।